हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द येट अनदर लेक्चर ऑफ योर सीएमए फाउंडेशन प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग पिछले लेक्चर में कहाँ तक कर लिए थे? पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे एग्जाम्पल नंबर 10 तक। एग्जाम्पल नंबर 10 में एक बच्ची ने पूछा था, बहुत अच्छा सवाल था। बच्ची पूछी थी, भैया इसको कॉम्बिनेशन से नहीं कर सकते क्या सॉल्व? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको तुम कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। मैं तुम लोग को बस ये बोल रहा था कि अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आ रहा है, कॉम्बिनेशन लगा के क्यों अपना समय व्यर्थ करोगे? कर जरूर सकते हो भाई, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन तुम लॉजिक से कर सकते हो, फॉर्मूले से कर सकते हो। ज्यादातर लॉजिक काम आएगा एज कम्पेयर टू फॉर्मूला, पर फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है फॉर्मल तरीका, एक होता है इनफॉर्मल तरीका। अभी हम कर रहे हैं इनफॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट हमको करना है थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भैया बहुत टफ टॉपिक साउंड हो रहा है, भयंकर इजी टॉपिक। क्यों? क्योंकि हम तो लॉजिक पे बात करेंगे, हमारी बात किस पे होगी? लॉजिक पे। थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमको पढ़ना है, तो सीधा थ्योरम पे आते हैं। तुमको बोल रहा है अगर तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालने बोले, और बी निकालने बोले, तो एक चीज तुम गांठ बांध के रख लो, नोट करके लिख लो, या जैसे रखना है वैसे लिख लो। और का मतलब होता है प्लस, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लीकेशन। तो और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? प्रोबेबिलिटी में इन दो शब्दों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। जैसे तुम लोगों को बोला इस इवेंट एंड इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो तुम मल्टीप्लाई करके निकालोगे। और तुमको बोल रहा है इस इवेंट और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो तुम प्लस करके निकालोगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ऐसे तुमको करना है। तो देखो, तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट ये फॉर्मूला चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब लिखो नथिंग इज कॉमन बिटवीन इवेंट्स। तो देखो, जब दो ऐसे इवेंट्स होंगे, जब दो ऐसे इवेंट्स तुमके सामने ऑकर होंगे, जो तुम्हारे क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया गया होगा कि दो इवेंट्स ऐसे होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलता हूं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी बातें कॉमन नहीं है। तो इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब एक बात बताओ, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला कहां से बन के आया? सेट से। कहां से बन के आया? सेट से। तो मेरे से पूछना मत ये फॉर्मूला कहां से बन के आया। ये फॉर्मूला बन के आया सेट से, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, पर अगर ये लोग हुए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन लोग? ए और बी। ए और बी दो इवेंट है, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बन जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो भैया मैंने बोला यस, ये था हमारा नॉर्मल फॉर्मूला जो हम सेट में सीख के आए। सेट में सीख के आए हैं, बस हम लोग ये सीखे थे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ टर्म्स इन ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन बी माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन ए इंटरसेक्शन बी। हम वहां पर पी की जगह एन 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 लगाते थे, एन को हटा के मैंने पी लगा दिया। तो एन था नंबर ऑफ टर्म्स, पी हो गया प्रोबेबिलिटी। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। बाई चांस अगर तुम उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने मेरी सेट्स की वीडियो नहीं देखी है, तो तुम्हारे लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस फॉर्मूले को। एक फॉर्मूला होता है सेट्स का, जिसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी मतलब होता है, देखो मान लो ये दो सर्कल्स हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। तो मैं बोला ए यूनियन बी, मतलब यूनियन मतलब क्या होता है? मिलना। तो मैं पूछूंगा जब तुमसे ए यूनियन बी क्या है, तो तुम ए को पूरा प्लस बी को पूरा ले लोगे, तो ये तुम्हारा बन जाएगा क्या? ए यूनियन बी। क्या बन गया तुम्हारा? ए यूनियन बी, ए और बी को मिला के। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन ए, मतलब ए के अंदर कितने टर्म है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन बी, बी के अंदर कितने टर्म है, मतलब पूरे ए के अंदर कितने टर्म है, पूरे बी के अंदर कितने टर्म है, माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब होता है ए और बी के कॉमन पॉइंट्स, ए और बी के कॉमन पॉइंट्स को बोलते हैं इंटरसेक्शन। चलो, क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था ए और बी का जो कॉमन पॉइंट होता है, कहां है कॉमन पॉइंट? ये रहा,
इसको बोलता हूं मैं इंटरसेक्शन। क्या बोलता हूं? इंटरसेक्शन। बाकी मैं बहुत डेप्थ में नहीं समझाने वाला हूं तुम लोग को। क्यों नहीं समझाने वाला? बहुत सिंपल सा रीजन है, सेट्स में पढ़ाया हुआ है बहुत डेप्थ में। इससे ज्यादा डेप्थ में क्या पढ़ा है? सेट्स जाके देख लो अगर डेप्थ में सीखना है तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला बनाया था, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इन ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन बी माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स को हमने हटा के लगा दिया है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, पीपीपी लगा दिया है। तो अब समझो मेरी बात, अगर कोई टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर कोई टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है भैया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है नथिंग इज कॉमन बिटवीन इवेंट्स, मतलब वो दो ए और बी इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक बात बताओ, कायदे से ये जीरो आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है? ए और बी के कॉमन पॉइंट्स। तो जब ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं तो ये तो जीरो हो जाएगा ना। तो इसी फॉर्मूले में अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो यहां पर वही फॉर्मूला बना है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो भैया क्या और का मतलब यूनियन होता है? मैंने बोला यस, और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। ठीक है, क्लियर। और एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो ये चीज तुमको अब ध्यान में रखनी। तो ये जो तुमको फॉर्मूला दिया हुआ है वो बेसिकली तुमको दिया हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता, ये देखो, व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो पी ए और बी मतलब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या क्या फॉर्मूला बनता है? यही फॉर्मूला बनता है। और एंड का मतलब क्या है यहां पर? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ठीक है, तो तुम लोग साफ साफ यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, ये कब का है? ये वाला कब का है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये वाले का है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है। ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इसको तुम लोग लिख सकते हो, प्रॉपर्टी है दो ठो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात। ठीक है, तो ये चीज तुम याद रखना। तो मैं तुम लोग से जब भी पूछूंगा, कम ऑन एवरीबॉडी, मैं तुम लोग से जब भी पूछूंगा बताओ टर्म जो है, अच्छा भैया क्वेश्चन में क्या हमको बताएगा कि टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? पढ़ के समझना पड़ेगा। इतना भी लड्डू तो नहीं खिलाएंगे एग्जाम में कि तुमको ये भी बता दे कि नहीं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। भाई पढ़ के समझना पड़ेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो अगर टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मतलब नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है मतलब उन दोनों के बीच में कुछ टर्म्स कॉमन है, उन दोनों के बीच में कुछ टर्म्स कॉमन है, तो उस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जैसा कि तुमको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 11 है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा निहारे इसको भी। देखो, अ बैग कंटेन 4 व्हाइट 3 ब्लैक 5 रेड बॉल। एक बैग है, उसके अंदर 4 सफेद 3 काली और 5 लाल रंगी बॉल्स हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट और अ रेड बॉल? क्या भैया क्या दिखा यहां पर? और दिखा, क्या दिखा? और दिखा। ठीक है, एट अ रैंडम इन अ सिंगल ड्रॉ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में एक एक शब्द बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक सिंगल ड्रॉ ही होने वाला है एट अ रैंडम। ठीक है, तो हमको या तो व्हाइट बॉल मिलेगी या तो रेड बॉल मिलेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैंने तुमसे पूछा सबसे पहले ये बताओ सैंपल स्पेस कितना है। मैंने तुमसे क्या पूछा? सैंपल स्पेस बताओ कितना है। तो बोलो कि भैया 4 व्हाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल 5 रेड बॉल 5 3 8 9 10 11 12, टोटल 12 बॉल्स आ सकती है। तो सैंपल स्पेस कितना है? 12। यहां पर जगह नहीं, मैं यही लिख रहा हूं। सैंपल स्पेस कितने का है? 12 का है। तो 12 आउटकम्स आ सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज 12। ठीक है, बोल रहा है या तो व्हाइट बॉल होगी और या तो रेड बॉल होगी। तो पहले मेरे को व्हाइट वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट? कितनी बॉल है व्हाइट वाली? 4 बॉल है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 5, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 12। ठीक है, अब मेरे को बोला है P, W और R निकाल के बताओ। W और R बोला है ना। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा भैया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है ना? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं पता कैसे चलेगा? तो भाई ये वाला तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है। क्यों? क्यों? बहुत सिंपल सी बात है। बताओ ये दोनों में आपस में कोई रेड और व्हाइट बॉल मिक्सड वाली है क्या यहाँ पर बैग के अंदर? नहीं है ना। तो इन लोगों के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो ये आ जाएगा मेरा सिंपली 4/12 प्लस 5/12, तो ये आ गया 9/12।
12, ठीक है। तो मैं यहीं पर कर दिया क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमियां हैं, ठीक है। तो 9/12 आ गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, 9/12 0.75, 0.75। जैसा कि मैं तुम लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है, 0 से 1 के बीच में, तो 0.75 आ गई तुम्हारा आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर लिखा हुआ टॉपिक उसी के ऊपर होगा, व्हेन दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, मतलब उनके बीच में कुछ कॉमन पॉइंट्स होगा। तो देखो, टू स्टूडेंट्स ए एंड बी वर्क इंडिपेंडेंटली, बोल रहा है दो बच्चे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, अकेले अकेले काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन अ प्रॉब्लम द प्रोबेबिलिटी डेट ए विल सॉल्व इट 3/4, बोल रहा है ए जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3/4, ठीक है। और द प्रोबेबिलिटी डेट वाई विल सॉल्व इट 2/3, और बोल रहा है प्रोबेबिलिटी की वाई उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा 2/3 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन पढ़ के फीलिंग आई क्या कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसी फीलिंग आई क्वेश्चन के लिए? तुम लोग बोलोगे हाँ भाई आई, अच्छा कैसे? क्योंकि दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। ए भी कर सकता है, वी भी कर सकता है, वैसे बहुत अजीब टाइप का नाम लिया है, ए बी लेना था या फिर एक्स वाई लेना था। ए और वी, ए भी सॉल्व कर सकता है, वी भी सॉल्व कर सकता है, दोनों सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ तो इंटरसेक्शन पॉइंट उनके बीच में होगा, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके में इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो क्वेश्चन पढ़ के बात मेरे को समझ में आई कि ये जो है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बात यह है ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा कैसे। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या तुम लोगों को मैंने बताया था इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड होता है, ये देखो यहां पर भी लिखा हुआ है, वैसे एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और क्या मैंने तुमको एंड का मतलब बताया, मल्टीप्लाई होता है। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने तुमको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखाओ, तो क्या चांसेस है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या चांसेस है कि क्वेश्चन ए सॉल्व कर लेगा 3/4, क्या चांसेस है कि क्वेश्चन वी सॉल्व कर लेगा 2/3, दोनों को मल्टी द प्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 3 कट गया, 2 1 2 2 2 4, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि उन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट कि बोथ द पर्सन इज गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट है कि दोनों सॉल्व कर लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, दोनों सॉल्व कर लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और वी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/4 प्लस 2/3 माइनस 1/2, इसको कर लेते हैं। तो बॉडमास रूल का यूज करेंगे, तो बॉडमास रूल क्या बोलता है, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, BOD ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले ऐड करेंगे, ठीक है। तो 4 3 12 होता है, 3 3 9 प्लस 3 4 2 8 माइनस हाफ, ट्वेल्व आएगा एलसीएम, 17 माइनस 6 11/12। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट, this is the probability that, एक सेकेंड, that the problem will be solved, this is the probability that problem will be solved। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 11/12। एक और बात पूछते हैं बच्चे मेरे से, मैंने बोला यस भैया आप तो दिख रहा है, आपको ऊपर में टॉपिक लिखा हुआ है, तो पक्का उसी टॉपिक का क्वेश्चन होगा, एग्जाम में थोड़ी ना लिखा रहेगा कौन से टॉपिक क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा बेटा। वो तेरे से पूछा था प्रोबेबिलिटी बता कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यूनियन ए यूनियन बी, मतलब या तो वी या तो ए सॉल्व कर लेगा या तो वी सॉल्व करेगा, दैट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन हमको वर्बल फॉर्म में ये भी बता रहा था कि तुमको ए यूनियन वी निकाल के दिखाना है, ठीक है, ए यूनियन वी तुमको निकाल के दिखाना है, वो तुमको क्वेश्चन वर्बल फॉर्म में बोल रहा था, इसको नोट कर लो। चलो हो गया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th नंबर क्वेश्चन हो गया, ऑल्टरनेटिव। अच्छा ऑल्टरनेटिव तुम लोग के बुक में दिए हुए हैं, एक ऑल्टरनेटिव मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो वो मैं तुम लोगों को बताना पसंद करूंगा। अल्टरनेटिव ये था
कि ये, क्योंकि ये वाला ऑल्टरनेटिव मैं तुम लोगों को यूज करवाने वाला हूं, और जब मैं यूज करवाऊंगा मैं तभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं करूंगा। ये वाला कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं, तुम्हारे पास यही एक तरीका होता है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं तुमको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी दैट नीदर एक्स और वाई सॉल्व इट। तो तुम सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि ना क्वेश्चन एक्स सॉल्व कर पाएगा ना क्वेश्चन वाई सॉल्व करेगा। भैया धर्म संकट की बात यह है, निकलेगा कैसे? बहुत सिंपल है, देखो अगर 3/4 है कि ए सॉल्व कर लेगा प्रोबेबिलिटी, और 2/3 है कि बी सॉल्व कर लेगा, तो इसको 1 से माइनस कर दो, 1 से माइनस कर दो दोनों को। तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी कि ए सॉल्व नहीं कर पाएगा, और 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी कि बी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1/12 इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दोनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/12। अब 1/12 इज द प्रोबेबिलिटी कि बोथ इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो इसको भी 1 से माइनस कर दो, तो 11/12 इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, समझे? तो ये मेरे को पर्सनली अच्छा लगा कि मतलब हाँ ये वाला ऑल्टरनेटिव यू कैन ऑल्सो यूज, पर सब क्वेश्चंस में तो यही एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास रहेगा, दूसरा तो कोई सा रहेगा ही नहीं, ठीक है। सबसे इजी तरीका यही रहेगा, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में हाँ लॉजिकल सेंस में तो हमने बता दिया, बाकी तो तुम लोग करना ओरली है सॉल्व, ठीक है, और लिखने वाले समय में लिख के भी दिखाना है, ठीक है। तो ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखो, इफ 2 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन व्हाट आर द चांसेस ऑफ हेड इन बोथ। बोल रहे 2 टॉस हुए, 2 टॉस हुए, देखो 2 टॉस हुए कॉइन्स के मतलब या तो पहले में हेड दूसरे में टेल आएगा, या तो पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, या तो दोनों में हेड आ जाएगा, या तो दोनों में टेल आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन ने? बोला है 2 टॉयस ऑफ अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन का 2 टॉस किया गया मैंने, ठीक है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हेड इन बोथ, बोल रहा है दोनों में हेड आना चाहिए, तो ये क्या है मेरा सैंपल स्पेस, यहां लिख दो एस। दोनों में हेड आने वाली कितनी सिचुएशन आपको दिख रही है आपकी नेकेड आइज से? भैया एक ही दिख रही है दोनों में हेड आने वाली, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन बोथ टॉस क्या हो जाएगी? 1/4। 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम गोइंग टू गेट हेड्स इन बोथ द टॉसेस, ठीक है। दोनों टॉस में मेरे को हेड मिलेगी 1/4, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाला तो हम किए हुए हैं बहुत सारा। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स एंड वाई विल बी अलाइव 10 ईयर हेंस, 10 ईयर हेंस मतलब 10 साल बाद, इज 0.5 एंड 0.5, मतलब एक्स जिंदा रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, मतलब 50% चांसेस है कि एक्स जिंदा रहेगा, और वाई के चांसेस है कि वो 80% चांसेस है कि वाई जिंदा रहेगा रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव 10 ईयर्स हेंस? तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों जिंदा होंगे, दोनों जिंदा होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इंटू कर दो, इंटू कर दो, बस खत्म। 0.5 इंटू 0.8, 8 5 40, 0.4, 0.4 इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों आदमी क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे, क्योंकि हमको दोनों का ही निकालना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, समझ में आ गई ना बात? तो ये कौन सा सिचुएशन था? ये एंड वाला सिचुएशन था। तुमको ये तो नहीं बोला सिर्फ एक्स जिंदा रहेगा या सिर्फ वाई जिंदा रहेगा या एटलीस्ट कोई एक जन जिंदा रहे। अब मैं ऐसा बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि आगे इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, पर यहां पर तुमको बोला था दोनों जिंदा रहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मल्टीप्लाई करके बता दिए कि दोनों जिंदा रहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 आएगी, ठीक है। When events are dependent, अच्छा डिपेंडेंट इवेंट के बारे में अब हमसे बात करने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, अ मैन वांट्स टू मैरी अ गर्ल हैविंग क्वालिटीज विच वाइट कंप्लेक्शन। अब देखो मैं तुम लोग को एक बात बता रहा हूँ, इसके ऊपर थ्योरम्स है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे करके डिपेंडेंसी वाले जब इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं, ए अपॉन बी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे टाइप के थ्योरम्स है। पर मेरे को पता है ये क्वेश्चन तुम लॉजिक से कर सकते हो हिट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम लॉजिक से हिट कर सकते हो, तो इस वजह से मैं फालतू में फॉर्मूला बेस नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और हमको ज़रूरत भी नहीं है, एक बात मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, हमको ज़रूरत भी नहीं फॉर्मूले में जाने की, हम दिमाग से बनाएंगे। इवन दो इस बुक का सबसे, इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का मैं बोलूँगा कि तुम्हारी फाउंडेशन की बुक का सबसे टफ टॉपिक बेस थ्योरम, जो अच्छे अच्छे टीचर नहीं समझा पाते, वो भी मैं तुमको बिना फॉर्मूले के बेसिक तरीके से समझा दूंगा। बेस थ्योरम सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ लॉजिक से बन रहा है, तो मैं तुम लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाने वाला, तो बच्चे बोलेंगे भैया बिना फॉर्मूले कैसे सॉल्व करा रहे हो? लॉजिक से। तो बोल रहा है एक लड़की से उसको शादी करने की इच्छा है जिसके पास क्वालिटीज हो वाइट कंप्लेक्शन, मतलब गोरी होनी चाहिए। देखो भेदभाव चल रहा है यहाँ पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच गर्ल इज 1 in 20। तो बोल रहा है लड़की गोरी होगी, ओहो बहुत कम है, लड़की गोरी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/20 है, मतलब 20 में से सिर्फ एक लड़की गोरी निकलती है मात्र, ठीक है। हैंडसम डाउरी जो दहेज देगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है?
1 in 50, मतलब 50 में से कोई एक लड़की दहेज के लिए मानेगी, 50 में से कोई एक लड़की दहेज के लिए मानेगी। वेस्टर्न स्टाइल और वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हो, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 in 100, मतलब 100 में से कोई एक लड़की ही क्या क्या पहनती है, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है। तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज गेटिंग मैरिड टू सच अ गर्ल हु हैज ऑल द 3 क्वालिटीज। तो बोल रहा है जिसके पास तीनों क्वालिटी होगी ऐसी लड़की से उसकी शादी उसको करवानी है। ठीक है, तो हमको पता है वो लड़की गोरी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/20 है ना। वो लड़की डाबरी लाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/50 है। और वो लड़की वेस्टर्न कल्चर होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/100 है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? क्योंकि हमको तीनों चाहिए, एंड वाला सिचुएशन है। और वाला है क्या? वो बोला क्या, क्वेश्चन ऐसा बोला क्या कि वो या तो गोरी हो, या तो वो दहेज दे, और या तो वो वेस्टर्न कल्चर हो, ऐसा बोला क्या? नहीं, वो बोला गोरी भी होनी चाहिए, वेस्टर्न कल्चर भी होनी चाहिए, और डाउरी भी देगी, दहेज भी देगी, तीनों एक साथ देगी तभी शादी करूंगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/20 इंटू 1/50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 0.00001%। भाई आप जिंदगी भर कुमारे रहने वाले हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि चांसेस बहुत कम है, 0.00001% चांसेस है। और ऐसे इंसान की शादी हो रही भी नहीं चाहिए जो इतना डिस्क्रिमिनेटरी आदमी हो। ठीक है, नेक्स्ट 16 एग्जांपल देखो। अ यूनिवर्सिटी हैज टू सिलेक्ट अ एग्जामिनर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 50%। बोल रहा है उनके पास 50 लोगों की लिस्ट है और उनको एक एग्जामिनर को सिलेक्ट करना है। 50 लोगों की लिस्ट है और एक एग्जामिनर को उनको करना है सिलेक्ट। 20 ऑफ देम वुमेन एंड 30 आर मेन। 20 वुमेन्स है, 30 मेन्स है। 10 ऑफ देम नोइंग हिंदी एंड 40 नॉट। 10 लोगों को हिंदी आती है, 40 लोगों को हिंदी नहीं आती है। ठीक है, 15 ऑफ देम बीइंग टीचर एंड द रिमेनिंग 35 नॉट। 15 टीचर्स हैं और 35 ऐसी हैं, एवी टीचर्स नहीं है, नॉन टीचर्स हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी सिलेक्टिंग अ हिंदी नोइंग वुमेन टीचर। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप एक हिंदी नोइंग वुमेन टीचर को सिलेक्ट करने वाले हो। मतलब एक तो वुमेन होगी, दूसरा वो हिंदी जानती होगी, और तीसरा वो टीचर कैटेगरी की होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात बताओ पहले वुमेन्स की संख्या कितनी है? 30 है वुमेन्स की संख्या। हिंदी कितनों को आती है? हिंदी कितनों को आती है? हिंदी आती है 10 को। ठीक है, और टीचर कितने हैं? टीचर है 15। यस, ये देखो 15 टीचर हैं, 10 को हिंदी आती है। ठीक है, और 20 वुमेन है। आई एम सो सॉरी, 20 वुमेन्स है। ठीक है, इसको हम 30 को मिटा के 20 कर देते हैं। 20 वुमेन्स है। तो मेरे को बोला है एक तो वो वुमेन होनी चाहिए, दूसरी उनको हिंदी आनी चाहिए, और तीसरा वो एक टीचर होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी तुम बताओ। ठीक है, तो दिस इज द फेवरेबल आउटकम्स, दिस इज द फेवरेबल आउटकम्स। व्हाट इज द टोटल आउटकम? 50 फॉर ऑल। ठीक है, 50 टोटल आउटकम है ना, मतलब टोटल 85 लोगों की लिस्ट है ना मेरे पास, तो 50 इज द टोटल आउटकम। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वुमेन, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हिंदी टीचर, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टीचर। सॉरी, मैं हिंदी टीचर क्यों बोला? ठीक है, तो एक बार और ट्राई करेंगे। वंस मोर रीटेक शॉर्ट नंबर 2 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर जो भी है एग्जांपल। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वुमेन। ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पर्सन नोइंग हिंदी, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टीचर। मेरे को क्या चाहिए? तीनों एक साथ चाहिए। ऐसी टीचर चाहिए जो वुमेन है, जिनको हिंदी आती है और जो टीचर हो, मेरे को एक साथ चाहिए। तो मल्टीप्लाई 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 करेंगे। देखो ये सब लॉजिक से कर रहे हैं हम लोग, जबकि ये सब फॉर्मूला से बनता है क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से बनते हैं। 0.024 शायद ही मिल पाएगी। 0.024 दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 17 क्वेश्चन। बेस थ्योरम वगैरह का है? हाँ, बेस थ्योरम आने वाला है, बस बहुत मजा आएगा। मेरे को बेस थ्योरम का ही इंतजार था। ठीक है, बाकी तो मेरे को पता चिल्ली पिल्ली क्वेश्चन है। A ball is drawn at random from a box containing 6 red ball and 4 white ball and 5 blue balls. ठीक है, determine the probability that it is a red ball, it is a white ball, it is a blue ball, it is not a red ball, or it is a red and white ball. red और बोला है, रेड और बोला है, मतलब प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखो 6 लाल गेंदे हैं, ठीक है, 4 सफेद गेंदे हैं और 5 ब्लू गेंदे हैं। ठीक है, तो ये है। बोल रहा है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले मेरे को सैंपल स्पेस बता दो भैया। सैंपल प्लेस हो जाएगा 6 + 4 + 5 15 हो गया सैंपल स्पेस। मतलब मेरे पास 15 बॉलें हैं उठाने के लिए। उठाने के लिए कितनी बॉल है? 15 बॉल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? रेड कितनी है? रेड 6 है, 6/15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल? व्हाइट कितना है? 4, 4/15।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, ब्लू कितना है 5, 5/15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ रेड बॉल, तो रेड नहीं मिलेगा तो उसके अलावा क्या मिलेगा, व्हाइट और ब्लू मिलेगा, रेड नहीं मिलेगा तो व्हाइट और ब्लू मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, तो या तो व्हाइट मिलेगा या तो ब्लू मिलेगा अपॉन 15, तो 9/15, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड और व्हाइट बॉल, तो ये रेड वाली प्रोबेबिलिटी और व्हाइट वाली प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दो, 6 + 4 डिवाइड बाय 15, तो 10/15, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड और अ व्हाइट बॉल, ठीक है। तो ये आ गई सारी प्रोबेबिलिटीज, क्लियर हो गई बात, यस। तो पॉइंट में तुम लोग कन्वर्ट कर लो, ठीक। अब चालू करना है मेन टॉपिक जिसका नाम है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे टफ क्वेश्चन आते हैं, पर बेस थ्योरम बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा बेस थ्योरम पूछा जाता है। तो बेस थ्योरम तुमको समझना है, बेस थ्योरम क्या है पता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है भैया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी जो किसी कंडीशन और किसी इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। मतलब तुमको बोलेगा ये इवेंट हो गया है, ये इवेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब एक इवेंट हो चुका है और उस इवेंट के बेसिस पे ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको बताओ। भैया नहीं समझ में आ रहा कुछ, फिर से सुनो। एक इवेंट हो गया है और वो इवेंट हो गया है, उस बेसिस पे एक और इवेंट होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आपको ये बताना है, तो दैट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड है क्या, बेस थ्योरम, ठीक है। तो बेस थ्योरम का तुम लोगों को फॉर्मूले का हम दर्शन कराएं, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है। हमको अच्छा नहीं लगता ये, ठीक है। हम कुछ ऐसा लिखते हैं P/E/A, ठीक है। तो ये बेसिकली बोल रहा है ए इवेंट हो गया है, इसका मतलब क्या है भैया, ये लिखने का मतलब क्या है, ये लिखने का मतलब ये है कि ए इवेंट हो गया है। अब ए इवेंट हो गया है तो उस बेसिस पे E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, उस बेसिस पे E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब कौन सा इवेंट की निकालनी है, E1 की निकालनी है, E1 इंटू कर देते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है। और फिर उसके बाद सेम यहाँ नीचे करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। भैया कुछ नहीं समझ में, कुछ भी नहीं समझ में आया। एक काम करो, ये फॉर्मूले को उठाओ और ऐसे करके काट दो, ये फॉर्मूले को उठा ऐसे कर काट दो। क्या भैया ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला नहीं है, है ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, पर हम लोग करेंगे दिमाग से। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं भी आए, मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया बेस थ्योरम का, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे करके आओगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। और मैं ये भी बता दूं एक बात, जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा ना, जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद तुम लोगों को ये फॉर्मूले का लॉजिक घुस जाएगा दिमाग में कि बोलना क्या चाहते हो ऐसा। तो देखो पहला एग्जाम्पल उठाते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। तो लोग सोचते हो कि भैया इतनी इतनी सारी थ्योरी छोड़वा देते हो, अब जो चीज़ एग्जाम में आएगी नहीं उसको करवाने का क्या फायदा, मेरे को ये बताओ, है क्या कोई फायदा ना। देखो, यू नोट दैट योर ऑफिसर इज हैप्पी 60% ऑफ योर कॉल्स। इसके पहले एक भी क्वेश्चन नहीं है बेस का, नहीं है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि आपके ऑफिसर 60% ऑफ योर कॉल्स में खुश रहते हैं, ये देखो, हैप्पी ऑन 60% ऑफ कॉल्स। तो यू असाइन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग हैप्पी यू विजिट एट एज 0.6 और 6/10। तो बोल रहा है आपने जो प्रोबेबिलिटी ली वो 0.6 या 6/10 ली। हाँ भैया हमको पता है 60% मतलब 0.6 ही होता है ना, 60% मतलब 0.6 ही होता है। यू हैव नोटिस ऑल्सो दैट इफ ही इज हैप्पी, आपने एक और चीज नोटिस की कि अगर आपका इंप्लॉय खुश है, अगर आपका इंप्लॉय खुश है, ही एसीडेड टू योर रिक्वेस्ट विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 और 4/10, तो वो आपकी रिक्वेस्ट पे हाँ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, ठीक है। तो एक बात समझो, आपने नोटिस किया कि आपका इंप्लॉय खुश है और दुखी है। खुश कितने हैं, 0.6, 0.6 टाइम्स वो खुश रहता है आपके विजिट पे, और 0.4 टाइम्स वो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 60% टाइम वो खुश रहता है तो 40% टाइम वो दुखी होगा, कॉमन सेंस है ना, ओपी कॉमन सेंस, ठीक है। अब इसमें भी एक सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, बोल रहा है कि जब वो खुश है, ये देखो, दैट इफ ही इज हैप्पी, अगर वो खुश है तो ही एसीडेड टू योर रिक्वेस्ट विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4, तो वो आपकी रिक्वेस्ट पे हाँ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, वो आपकी रिक्वेस्ट में हाँ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। तो अगर वो खुश है तो वो आपकी रिक्वेस्ट पे यस बोलेगा, यस बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है,
इसका मतलब वो नो बोलेगा, ऑटोमेटिकली इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.6 हो गई, ऑटोमेटिकली वो नो बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.6 हो गई। ठीक है, क्लियर आ गई मेरे को बात। फिर बोल रहा है वेयर एज इफ ही इज नॉट हैप्पी, बोल रहा है अगर वो खुश नहीं है, ठीक है, he acceded to the request with a probability of 0.1 और 1/10। ठीक है, तो बोल रहा है अगर वो खुश नहीं है, ये देखो यहां पर वो खुश नहीं है, तो वो हाँ बोलेगा, तो वो आपकी रिक्वेस्ट पे हाँ बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.1। इसका मतलब ना बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9। अगर वो खुश नहीं है तो हाँ बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, अगर वो खुश है, अगर वो खुश नहीं है तो ना बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.9 हो गई, ऑटोमेटिकली 0.9 हो गई। ठीक है, बोल रहा है यू कॉल वन डे, आपने कॉल किया वन डे, ठीक है, एंड ही एक्सीडेड टू योर रिक्वेस्ट, और उसने हाँ भी बोल दिया, आपने कॉल भी किया और उसने रिक्वेस्ट पे हाँ भी बोल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग हैप्पी, तो आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हैप्पी रहेगा। तो देखो मेरे को एक बात बताओ क्या आपको ये पहले से कंडीशन दे दी है कि आपने कॉल किया वन डे और उसने आपकी रिक्वेस्ट को मान लिया, आपने उसे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपने तब कॉल किया था जब वो खुश था, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब क्या आपने तब कॉल किया जब वो खुश था। तो हम लेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। भैया ये तो नहीं है मेरे ख्याल से बेस थ्योरम का फॉर्मूला, पर मैं बोला बेटा ये प्रोबेबिलिटी की जान है, ये क्या है प्रोबेबिलिटी की जान है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। देखो तो मेरे को बोला है यू कॉल ऑन वन डे, ठीक है, एंड ही एक्सीडेड टू योर रिक्वेस्ट, तो उसने हाँ बोल दिया। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी की कंडीशन बता दे रहा है, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपने तब उसको कॉल किया जब वो खुश था, आपने उसको तब कॉल किया जब वो खुश था। तो देखो आपने उसको जब कॉल किया जब वो खुश कब था 60% टाइम, 60% टाइम वो खुश था, और उसने हाँ बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। जब वो खुश था और उसने हाँ बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6 और 0.4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 0.4 इंटू 0.6। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू कॉल्ड हिम व्हेन ही इज हैप्पी एंड ही एक्सीडेड योर रिक्वेस्ट। तो दिस इज द फेवरेबल आउटकम। व्हाट इज द टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम में क्या होगा कि वो जब भी खुश रहता है और हाँ बोलता है, वो जब भी खुश रहता है और हाँ बोलता है, दैट इज टोटल आउटकम। देखो ना बोलने वाली सिचुएशन तो मेरे को क्वेश्चन ने दी नहीं, ना बोलने वाली सिचुएशन मेरे को क्वेश्चन ने दी क्या, नहीं दी। क्वेश्चन ने मेरे को बोला बस ये बताओ कि वो हाँ बोलता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बता दिया कंडीशन, ये देखो हाँ बोलता है, हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअल में हमको ना बोलने वाले केसेस को तो भूल ही जाना है, ना बोलने वाले केसेस को तो भूल ही जाना है, क्योंकि टोटल आउटकम जो है वो हाँ बोलने वाले केसेस में से ही आएंगे। तो सैंपल स्पेस जो है वो हाँ बोलने वाले केसेस से ही बनेगा, और वो कैसे बनता है 0.6 टाइम वो खुश था इंटू उसमें से 0.6 टाइम 0.4 टाइम वो हाँ बोलता है, प्लस 0.4 टाइम वो दुखी था, पर इसमें भी वो 0.1 टाइम हाँ बोलता है। तो मेरे को डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स में क्या लेना है, हाँ बोलने वाले केसेस लेने हैं। कौन से वाले केसेस लेने हैं, हाँ बोलने वाले केसेस। तो जब वो खुश था तो वो 0.4 टाइम्स हाँ बोलता है, और जब वो दुखी था तो 0.1 टाइम्स हाँ बोलता है। मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को इससे मतलब है कि हाँ कितने बार बोलता है, क्योंकि मेरे को टोटल आउटकम लेना है। और फेवरेबल आउटकम मैंने ऊपर ले लिया। फेवरेबल आउटकम क्या है कि आपको बताना है कि आप उसी टाइम उसको कॉल कियो जब वो खुश था, मेरा एम्प्लॉय भी खुश था। ठीक है, तो वो खुश कब था, इस समय खुश था। तो दिस इज द फेवरेबल आउटकम, and this is the total outcome, ठीक है, इसको मिलाओगे तो ये आ गया टोटल आउटकम। तो देखो यही बना बेस थ्योरम का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम। अब इसको सॉल्व करके निकालो। मेरे को पता है अभी सिर्फ 50% भी समझ में आया होगा, बहुत अच्छी बात है। 50% भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी एक आध क्वेश्चन और करेंगे, 25% और समझ में आएगा, फिर एक आध क्वेश्चन करेंगे, फिर 25% और समझ में आएगा। फॉर्मूला अपने को लिखना ही नहीं है, बट डायरेक्ट निकालेंगे लॉजिक लगा के। 0.24 आ रहा है ऊपर, 0.6 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस 0.4 इंटू 0.1 मेमोरी प्लस MRC। (0.857) दिस इज द प्रोबेबिलिटी। देखो तुम्हारे बुक में भी ऐसे ही किया है क्या, 0.857। देखो वही आंसर आया, पर तुम्हारे बुक ने यूज किया, ये देखो फॉर्मूला। ठीक है, मतलब उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ हैप्पी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ हैप्पी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैप्पी एंड एक्सीडेड, ठीक है। मतलब देखो फॉर्मूला उसने डिजाइन किया, हमने बिना फॉर्मूले के कर लिया कि सबसे पहले आपको लेना है कि पहली बात तो ये कि वो हाँ बोलेगा, तो प्रोबेबिलिटी वो हाँ बोलेगा, पर वो कब हाँ बोलेगा, जब वो हैप्पी है, हैप्पी और हाँ बोलेगा, ये तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है क्वेश्चन में, जैसा कि आपको बोला था, ठीक है। दो सिचुएशन आपको सेटिस्फाई करानी है, पहला तो ये कि वो हाँ बोलेगा और दूसरा तो वो कि वो हैप्पी होगा, तो दैट इज योर फेवरेबल आउटकम। तो वो हैप्पी और हाँ बोला, ये देखो ऊपर लिख लिया कि वो हैप्पी और हाँ बोला, फिर नीचे मैंने लिख लिया हैप्पी और हाँ बोला प्लस हैप्पी नहीं है और हाँ बोला, क्योंकि मेरे को नीचे क्या लेना पड़ता है, मेरे को टोटल आउटकम्स नीचे लेना पड़ता है, तो नीचे मेरे को हाँ बोले वाले जितने सिचुएशन है वो मेरे को कंसिडर करने पड़ेंगे, चाहे वो खुशी है चाहे वो दुख है, ठीक है, चाहे वो खुश है चाहे वो दुख है, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को इससे मतलब है कि वो हाँ कितने बार बोला। हाँ बोलने वाली प्रोबेबिलिटी मेरे को नीचे लेनी, क्योंकि नीचे मैं लेता हूं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स और ऊपर मैं लेता हूं फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम में मैंने जब वो खुश था और हाँ बोला तभी मैंने उसको कंसिडर किया है, ठीक है। तो ऐसे तुम दिमाग से कर सकते हो बेस थ्योरम, ठीक है, यू कैन यूज योर ब्रेन फॉर बेस, इसको नोट डाउन कर लो। और जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तुमको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद ही कोई काम करना है। चलो ये हो गया। 19 क्वेश्चन देखो, अ कंपनी हैज टू प्लान टू मैन्युफैक्चर स्कूटर, प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 80% ऑफ द स्कूटर एंड प्लान टू मैन्युफैक्चर 20%, ठीक है। एट प्लांट 1 85 आउट ऑफ 100 स्कूटर्स आर स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेटर, एट प्लांट 2 65 आउट ऑफ 100 स्कूटर आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेटर, what is the probability that scooter selected at random came from plant 1 if it is known that the scooter is of a standard quality। तो सबसे पहले दो प्लांट है, दो है, एक करता है 80% मैन्युफैक्चरिंग मतलब 0.8 और एक करता है 20% मैन्युफैक्चरिंग मतलब 0.2, मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया 80 डिवाइडेड बाय 100, 0.8 0.2। अब ये जो 80% वाला है ना, इसमें से जो स्कूटर बन के बाहर आते हैं, इसमें से 85 स्कूटर जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 मतलब 85 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.85 स्कूटर जो है वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मतलब इसका मतलब 0.15 जो है वो गंदी क्वालिटी के होते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होते। वैसे ही जो 0.2% वाला मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, ये बोलता है कि 65 आउट ऑफ 100 स्कूटर जो है वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मतलब 0.65 अच्छी क्वालिटी के होते हैं और 0.35 बेकार क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, प्लांट 1 80% मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्लांट 2 20% मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। प्लांट 1 से 85 स्कूटर अच्छे निकलते हैं, 15 स्कूटर खराब निकलते हैं, इसमें से 65 स्कूटर अच्छे निकलते हैं, 35 स्कूटर खराब निकलते हैं आउट ऑफ 100, तो इसलिए मैंने उसको 0.85 लिखा है, डिवाइड कर दिया उसको 100 से, सीधी बात, प्रोबेबिलिटी निकाल दिया, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ, ये देखो पढ़ो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर सिलेक्टेड एट रैंडम केम फ्रॉम प्लांट 1 और स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो प्लांट 1 का होना चाहिए और स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात, प्लांट 1 का होना चाहिए और स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, तो ये हुआ प्लांट 1 की प्रोबेबिलिटी, ये हुई स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी, ये हुआ मेरा फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम में क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी में जितने स्कूटर बनते हैं, चाहे प्लांट 1 से बने 2 से बने जिससे भी बने, स्टैंडर्ड क्वालिटी में जितने स्कूटर बनते हैं, तो ये देखो एक ये बनता है स्टैंडर्ड क्वालिटी में कि ये बनता है स्टैंडर्ड क्वालिटी में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख लेते हैं। तो प्लांट 1 की प्रोबेबिलिटी इंटू स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी प्लस प्लांट 2 की प्रोबेबिलिटी इंटू स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो भैया यहाँ पर भी हम लोग जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं उसको इग्नोर मारेंगे, यस, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको ऐसी कंडीशन दी है कि आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले बताने हैं, जो खराब निकले उसके बारे में नहीं बात करनी है। तो दिस इज द फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय दिस द टोटल आउटकम जो पॉसिबल है स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर्स के। तो ये देखो ये स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर के आउटकम पॉसिबल है और ये है तुम्हारे प्लांट की प्रोबेबिलिटी जो तुमको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ऐसे इसको निकाल लो, 0.68 डिवाइडेड बाय 0.81, 0.839, ठीक है, ठीक है। तो 0.839 आ गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे पढ़ो, क्वेश्चन में और भी कुछ बोल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर केम फ्रॉम प्लांट 2 इफ इट इज नोन दैट द स्कूटर इज ऑफ स्टैंडर्ड
क्वालिटी, तो बोल रहा है स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर है और बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लांट 2 से आया है, द स्कूटर इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो अब प्लांट 2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्लांट 2 की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी है प्लांट 2 के अंदर 0.65 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम सेम ही रहेगा 0.8 इंटू 0.85 प्लस 0.2 इंटू 0.65। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर तुमको बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर इज फ्रॉम प्लांट 1 एंड इट इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, बोल रहा है अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है और प्लांट 1 से आया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती। तो पहले तो प्लांट 1 की प्रोबेबिलिटी लिखते इनटू जो डिफेक्टिव क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ डिफेक्टिव क्वालिटी। तो टोटल ऑफ डिफेक्टिव क्वालिटी प्लांट 1 इंटू डिफेक्टिव क्वालिटी प्लस प्लांट 2 इंटू डिफेक्टिव क्वालिटी। ठीक है, अगर तुमको बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम प्लांट 2 एंड इट इज ऑफ डिफेक्टिव क्वालिटी, तो पहले तो प्लांट 2 की प्रोबेबिलिटी इंटू प्लांट 2 के डिफेक्टिव क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी, ये देखो ये डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। तो लो, मैंने तुमको चारों सिचुएशन बना के दिखा दिए, चारों सिचुएशन। ये कार्य की सिचुएशन है कि जो स्कूटर है वो प्लांट 1 से आ रहा है स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, प्लांट 2 से आ रहा है स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, प्लांट 1 से आ रहा है डिफेक्टिव क्वालिटी का है, प्लांट 2 से आ रहा है डिफेक्टिव क्वालिटी का है। एक चीज तुम नोटिस की होगी, फेवरेबल आउटकम तो हम ऊपर ले रहे हैं जो हमको लेना है, नीचे हम जो सैंपल स्पेस बना रहे हैं, जब स्कूटर स्टैंडर्ड का बोला था तो सिर्फ स्टैंडर्ड वाले चीज़ों को लिए थे और जब स्कूटर ने डिफेक्टिव बोला तो सिर्फ डिफेक्टिव वाले चीज़ों को लिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसको हम निकाल ले 0.2 इंटू 0.65 0.13 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 0.85 मेमोरी प्लस 0.2 इंटू 0.65 मेमोरी प्लस MRC। $0.160 दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नोट कर लो इसको। फ्लो चार्ट बना लो, बेस थ्योरम मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, बेस थ्योरम अच्छा तगड़ा टॉपिक है, फ्लो चार्ट बना के करोगे तो आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर लेना है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम नीचे लेना है। ठीक है, बस इंटू इंटू तुमको करने आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसके बाद ऑड ऑड वाला है, ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट। देखो, बॉक्स 1 कंटेन 3 डिफेक्टिव एंड 7 नॉन डिफेक्टिव बॉल्स। ठीक है, 3 डिफेक्टिव है, 7 नॉन डिफेक्टिव है। एंड बॉक्स 2 कंटेन 1 डिफेक्टिव एंड 9 नॉन डिफेक्टिव बॉल्स। वी सिलेक्ट अ बॉक्स एट रैंडम एंड दे ड्रॉ 1 बॉल ऑफ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन डिफेक्टिव बॉल। ओके, नॉन डिफेक्टिव बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव बॉल। डिफेक्टिव बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स आई चूज गिवन अ डिफेक्टिव बॉल इज ड्रॉन। तो बेसिकली ये थर्ड वाला बेस थ्योरम के ऊपर है और बाकी ये दोनों बेसिक है, बेसिक बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को बताओ बॉक्स 1 बॉक्स नंबर 2, तो 2 बॉक्सेज हैं, तो बॉक्स 1 या बॉक्स 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मेरे सामने 2 बॉक्स पड़े हैं, उनमें से कोई एक उठाऊंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया 50-50 होगी। या तो 1 उठाओगे या तो 2 उठाओगे, 50-50। तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, हाफ और हाफ। इनकी प्रोबेबिलिटी हाफ और हाफ है। तो ये हुआ। बॉक्स 1 के अंदर 2 तरीके के बल्ब है, बॉल्स है सॉरी, डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, तो बॉक्स नंबर 1 के अंदर देखो 3 डिफेक्टिव एंड 7 नॉन डिफेक्टिव है। तो 3 डिफेक्टिव है, 7 नॉन डिफेक्टिव है। टोटल कितने, टोटल 10 हुए ना, 7 + 3 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। बॉक्स नंबर 1 के अंदर 10 बॉल है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, 7 नॉट डिफेक्टिव है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/10 ऑफ डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 7/10 ऑफ नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है बॉक्स 2 कंटेन 1 डिफेक्टिव एंड 9 नॉन डिफेक्टिव। 1 डिफेक्टिव है, 9 नॉट डिफेक्टिव है। इसमें भी टोटल कितने 10। तो ये उनकी होगी प्रोबेबिलिटी। बस हो गया। तो मैं तुम लोग को बेसिक वाला कराऊंगा नहीं क्योंकि मैं तो बेस थ्योरम बस कराऊंगा। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 वाज चूजन गिवन अ डिफेक्टिव बॉल इज ड्रॉन। तो बोल रहा है बॉक्स 1 चूज करेंगे और डिफेक्टिव बॉल ड्रॉन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो बॉक्स 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ,
डिफेक्टिव बॉल सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, तो बॉक्स 1 इंटू डिफेक्टिव प्लस बॉक्स 2 की प्रोबेबिलिटी इंटू डिफेक्टिव, जीरो 0.15 0.2 0.75 is the probability of drawing a defective ball from bag number 1. ठीक है, हमारे में क्या किया है 3/4 निकाला है, मतलब 3 डिवाइड बाय 4 कर लो कैलकुलेटर में 0.75 ही आएगा. ठीक है, अच्छा बेसिक वाला तुम लोग को बुक से ही दर्शन करवा दूं. देखो पहले वाले में बोला था, बेसिक वाले में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नॉन डिफेक्टिव बॉल, और दूसरे में बोला था डिफेक्टिव बॉल. तो नॉट डिफेक्टिव बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम लोग निकाल के रखे हैं. देखो यहाँ पर तुम्हारे बुक में थोड़ा सा लोचा कर देता है क्वेश्चन में, क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते. ये ले लिया है बैग नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी इंटू 7/10. 7/10 क्या है, नॉट डिफेक्टिव बॉल की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, और बैग नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है. एक मिनट, बैग नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और नॉट डिफेक्टिव बॉल की प्रोबेबिलिटी 9/10 है. ठीक है, वैसे डिफेक्टिव बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी हाफ है इंटू डिफेक्टिव बॉल, बैग नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है इंटू डिफेक्टिव बॉल. ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट डिफेक्टिव बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बॉल. बॉल भी डिफेक्टिव होती है क्या, क्या पता, होती होगी. ठीक है, तो इसके साथ तुम्हारा बेस थ्योरम हो गया. ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट, बहुत इजी टॉपिक है, वैसे बहुत इजी टॉपिक है. मैं तुम लोग बता दूंगा, या फिर तुम लोग चाहो तो क्वेश्चंस करके आ जाना ऑड्स के. मैं तुम लोगों को बेसिक आइडिया दे देता हूँ ऑड्स इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट होता क्या है. जैसे मैं तुम लोगों को बोला कि तुम लोग फाउंडेशन क्लियर करोगे, सीएमए फाउंडेशन क्लियर करोगे, या फिर पूरे इंडिया में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं फाउंडेशन में, तो वो जो बच्चे अब जैसे कि अभी अभी हुआ सितंबर अटेम्प्ट के एग्जाम में कि आई थिंक कुछ 2-3 हज़ार बच्चे हुए हैं फेल. ठीक है, और 8,000 बच्चे अपीयर हुए थे. तो कहना इसे कि 8,000 बच्चे अगर अपीयर हुए थे तो 6,000 बच्चे पास हो गए, 2,000 बच्चे फेल हो गए, वी एज्यूम. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ पास इज टू फेल, पास इज टू फेल का रेशियो क्या है, 6:2. इसको मैं और मिनिमाइज करके बोल सकता हूँ 3:1. 3:1 में बोल सकता हूँ इसको और मिनिमाइज करके. तो दिस इज द रेशियो ऑफ पास इज टू फेल. तो जब तुमको लिखा है ना ऑड्स इन फेवर, तो इसका मतलब तुम इसको लिखोगे 3:1, और जब मैं तुमको बोलूंगा ना ऑड्स इन अगेंस्ट, तब तुम इसको लिखोगे 1:3. मतलब जब तुम फेवर शब्द देखोगे, फेवर, तो जो तुम पॉजिटिव चीज होती है ना, पॉजिटिव चीज, उसको तुम पहले लिखते हो और नेगेटिव चीज को बाद में लिखते हो. ठीक है, पॉजिटिव चीज को पहले लिखते हो, नेगेटिव चीज को बाद में लिखते हो. और जब मैं अगेंस्ट बोलता हूं तब तुम नेगेटिव चीज को पहले लिखते हो, पॉजिटिव चीज को बाद में लिखते हो. ये 3 है. ठीक है, 1:3. तो यहां पर जब मैं ऑड्स इन फेवर बोला, मतलब मैं पास इज टू फेल का रेशियो बता रहा हूं. और जब मैं ऑड इन अगेंस्ट बोला, अगेंस्ट, तो मैं फेल इनटू पास का बता. मतलब अगेंस्ट मतलब तुम अगेंस्ट में हो, और फेवर मतलब तुम फेवर में हो. तो फेवर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, और अगेंस्ट मतलब नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, तो यही होता है बस, और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है. और लिटरली मैं बोल रहा हूँ कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं इसके अलावा, सिर्फ इतना ही, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट. तो अगर तुम लोग चाहो इसका क्वेश्चन कर लेना तुम लोग, बाकी मैं कराऊंगा. ठीक है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट का क्वेश्चन विल डू. ठीक है, टुगेदर. तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय. वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिए करो यार, मोटिवेशन मिल जाती है. लाइक करके तुम लोग जाते नहीं हो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. लाइक करके जाना. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.